नमस्ते। इस चर्चा में हम ब्रह्मांड के उन अदृश्य नियमों को समझेंगे जो दिखते तो नहीं हैं लेकिन हमारे आसपास लगभग हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। चलिए न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन यानी क्लासिकल मैकेनिक्स को बिल्कुल आसान और दिलचस्प तरीके से डिकोड करते हैं। तो इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सीधा सा है। हम शुरुआत करेंगे इनर्शिया यानी जड़ता के बेसिक कॉन्सेप्ट से, फिर फोर्स, मोमेंटम और फ्रिक्शन को समझते हुए आखिर में कुछ कॉम्प्लेक्स मोशन सिस्टम्स तक जाएंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप। पहला पड़ाव है जड़ता और पहला नियम। दरअसल किसी चीज की गति या मोशन को सही मायने में समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब कोई चीज बिल्कुल रुकी हुई होती है तब वहां आखिर क्या चल रहा होता है। करीब 2000 सालों तक दुनिया इसी गलतफहमी में थी कि चलती हुई चीजें नेचुरली अपने आप रुक जाती हैं। लेकिन फिर गैलीलियो ने अपने झुके हुए तल वाले प्रयोगों से एक कमाल का सच उजागर किया। उन्होंने बताया कि चीजें दरअसल किसी भी बदलाव का कड़ा विरोध करती हैं और उनके रुकने की असली वजह उनका नेचुरली रुकना नहीं बल्कि फ्रिक्शन यानी घर्षण होता है ना हैरानी की बात। और यहीं से जन्म लेता है इनर्शिया यानी जड़ता का कॉन्सेप्ट। असल में इनर्शिया किसी भी वस्तु के मास यानी द्रव्यमान का एक माप है। ये उस वस्तु की उस जिद की तरह है जिसके कारण वो अपनी रुकी हुई या चलती हुई स्थिति में होने वाले किसी भी बदलाव का विरोध करती है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये इनर्शिया बड़ी ही दिलचस्प तरह से सामने आता है। उदाहरण के लिए, जब कोई रुकी हुई बस अचानक चलती है तो पीछे की तरफ झटका लगता है, और जब चलती बस अचानक रुकती है तो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। यहाँ तक कि बारिश की बूंदों को रोकने के लिए जो छाता लगाया जाता है वो भी डायरेक्शन के इनर्शिया का ही एक बेहतरीन रूप है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बल और दूसरा नियम। अब हम देखेंगे कि रुकी हुई चीजों की इस दुनिया में जब फोर्स की एंट्री होती है तो ये मैथमेटिकल इंजन आखिर काम कैसे करता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि लीनियर मोमेंटम में बदलाव की दर लगाए गए फोर्स के ठीक समानुपाती होती है। इसे अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो एक भारी शॉपिंग कार्ट को धक्का देना एक बड़े ताकतवर इंसान के लिए तो बड़ा आसान है, लेकिन किसी छोटे बच्चे के लिए वही कार्ट धकेलना किसी पहाड़ को खिसकाने जैसा है। असली खेल फोर्स और मास का ही तो है। इस एब्स्ट्रैक्ट मैथ को एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 1000 किलो का कारवां है, उस पर 3500 न्यूटन का खिंचाव बल लग रहा है, लेकिन ठीक उसी वक्त 500 न्यूटन का फ्रिक्शन उसको पीछे की तरफ भी खींच रहा है। तो नेट फोर्स क्या होगा? कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। 3500 न्यूटन के खिंचाव में से 500 न्यूटन का फ्रिक्शन माइनस कर दीजिए, बचा 3000 न्यूटन का नेट फोर्स। अब इस 3000 न्यूटन को कारवा के 1000 किलो वाले मास से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा, बिल्कुल 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यही इस नियम की सबसे खूबसूरत बात है, एकदम सटीक कैलकुलेशन। आप तीसरे पड़ाव पर चलते हैं, क्रिया, प्रतिक्रिया और संवेग। एक्सेलरेशन को समझ लिया तो अब बारी है ये देखने की कि जब दो या उससे ज्यादा चीजें आपस में टकराती हैं तब आखिर क्या होता है। अक्सर कहा जाता है ना कि हर एक्शन का एक समान और विपरीत रिएक्शन होता है। ये मशहूर नियम हमें बताता है कि फोर्स कभी भी अकेले नहीं आते, उनका हमेशा एक जोड़ा होता है। एक तरफ से एक्शन, दूसरी तरफ से ठीक उतना ही रिएक्शन। हमारा पूरा भौतिक ब्रह्मांड लगभग इसी प्रिंसिपल पर चलता है। यहाँ उस एक्शन रिएक्शन का एक शानदार विजुअल सबूत मिलता है। एक चीज दूसरी चीज पर जो फोर्स लगाती है, दूसरी चीज भी ठीक वैसा ही फोर्स पहली चीज पर वापस लगाती है। दोनों फोर्स एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होते हैं, लेकिन उनकी ताकत एकदम बराबर होती है। अगर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तो किसी भी सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड यानी संरक्षित रहता है। इसीलिए पानी में तैरना, गोली चलने पर बंदूक का पीछे की तरफ झटका मारना या फिर एक रॉकेट का आकाश में उड़ना, ये सब कोई जादू नहीं बल्कि फिजिक्स की सटीक और प्रिडिक्टेबल कैलकुलेशंस हैं। चौथे भाग में हम उस फैक्टर की बात करेंगे जो लगभग हर जगह एक विलेन की तरह खड़ा रहता है, घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक ऐसी चीज है जो परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेती है। पहले आता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। फिर ठीक उस पॉइंट पर जहां कोई चीज बस खिसकने ही वाली होती है तब लिमिटिंग फ्रिक्शन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और उसके बाद जब मोशन असल में शुरू हो जाता है तब ये थोड़ा कम होकर एक स्थिर काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाता है। काफी डायनामिक है ये।
और यहीं से इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज का कारण समझ आता है। पहिया। किसी भी भारी सामान को जमीन पर घसीटने के बजाय उसको किसी चीज पे लुढ़काना कहीं ज्यादा आसान होता है। क्यों? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले काफी कम होता है। आइए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे मजेदार भाग पर चलते हैं, जटिल गति प्रणालियां। चलिए देखते हैं कि ये सब बेसिक नियम मिलकर हमारी दुनिया की इन कॉम्प्लिकेटेड मशीनों को आखिर कैसे चलाते हैं। यहाँ एपेरेंट वेट यानी आभासी वजन का बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा कि जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाती है तो हमें अपना वजन थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन जब वही लिफ्ट तेजी से नीचे आती है तो पेट में एक अजीब सी गुदगुदी होती है और वजन हल्का लगने लगता है। ये सब रिएक्शन फोर्स का ही खेल है। अब फर्ज कीजिए कि अगर लिफ्ट के नीचे आने का एक्सेलरेशन ठीक ग्रेविटी के बराबर हो जाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नतीजा एकदम जीरो एपरेंट वेट, यानी वजन बिल्कुल महसूस ही नहीं होगा, ठीक स्पेस स्टेशन वाले एस्ट्रोनॉट्स की तरह। इन पुली सिस्टम्स की तुलना करने पर एक बड़ा अंतर साफ नजर आता है। एक सीधी वर्टिकल पुली में तो सिर्फ ग्रेविटी से निपटना होता है, लेकिन जब सिस्टम में कोई ढलान यानी इंक्लाइन आ जाए तब इंजीनियरिंग को साइन और कोसाइन एंगल्स की सटीक कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन क्यों ना हो, कुछ बेसिक नियम उस खलबली में भी एक ऑर्डर बनाए रखते हैं। जैसे कि किसी फ्रिक्शनलेस पुली पर रस्सी का टेंशन बराबर रहना, टेंशन खत्म होने पर रस्सी का ढीला पड़ जाना, या फिर इंक्लाइन पर नॉर्मल रिएक्शन का एकदम सटीक होना। ये नियम हर सिचुएशन में गणित को सुलझाए रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा में एक बुनियादी मान्यता छिपी हुई थी, वो ये कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम मोशन को देख रहे हैं वो या तो पूरी तरह से स्थिर है या फिर एक समान गति से चल रहा है। न्यूटन के नियम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं इनर्शियल फ्रेम्स में ही लागू होते हैं। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स एक स्टेबल ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर निर्भर करती है तो तब क्या होगा जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस खुद ही तेजी से एक्सेलरेट करने लगे या बेकाबू होकर घूमने लगे? क्या तब भी ये नियम काम करेंगे? खैर, ये सोचने पर मजबूर करने वाली एक ऐसी सीमा है जहां से क्लासिकल फिजिक्स पीछे छूट जाती है और मॉडर्न रिलेटिविटी का एक नया रहस्यमयी दरवाजा खुलता है, और उसके बारे में आगे जानना सच में एक अलग ही रोमांच